नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये खास बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से करते हैं बातचीत। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए गठित सर्वदलीय शिष्टमंडल में से श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला समूह आज से विदेश दौरे पर। यूएई, कांगो, सिएरा लियोन और लाइबेरिया में रखेगा भारत की बात। मुर्शिदाबाद दंगों की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर बड़ा आरोप। टीएमसी के सांसदों और पार्षदों ने दंगों के दौरान बरती लापरवाही। अब से कुछ देर में वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। सीजेआई ने कहा अंतरिम राहत के लिए मजबूत होना चाहिए केस। आज केंद्र सरकार का पक्ष सुनेगी सर्वोच्च अदालत। इजराइल का गाजा पर बड़ा हमला, 55 लोग मारे गए, कई घायल। ब्रिटेन ने इजराइल के साथ होने वाली व्यापार वार्ता की स्थगित। और देश के उत्तरी राज्यों में लू का अलर्ट। आगामी कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। पश्चिम और दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 3-4 दिन में केरल पहुंचेगा मॉनसून। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप लगा है। जी हां, मुर्शिदाबाद दंगों पर सामने आई है ये रिपोर्ट। टीएमसी के सांसदों और पार्षदों ने दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। जी हां, पुलिस और नागरिक प्रशासन को निष्क्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक समिति की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप लगा है। टीएमसी के सांसदों और पार्षदों ने दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। पुलिस और नागरिक प्रशासन को निष्क्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार पर एक बड़ा आरोप लगा है मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक समिति की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। दंगाई उत्पात मचाते रहे, लेकिन ममता सरकार जो है वो खामोश रही। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक तथ्य खोजी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में पिछले महीने मुर्शिदाबाद में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेता को दोषी भी ठहराया गया है। कहा गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के साथ हुई हिंसा में हिंदू समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया गया और इसके परिणाम स्वरूप जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीएमसी के सांसदों ने, पार्षदों ने दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उत्पात मचाते रहे दंगाई और सरकार जो है, ममता सरकार चुप बैठी रही। राजनीतिक हस्तियों की भी संलिप्तता है इसमें। टीएमसी पार्षद की संलिप्तता का भी इसमें जिक्र है। पुलिस की निष्क्रियता का भी जिक्र है। तो ये रिपोर्ट काफी कुछ बताती है। हताहतों की संख्या और सांप्रदायिक किस तरह से निशाना बनाया गया। वहीं भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कलकत्ता हाईकोर्ट की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर कहा है कि मुर्शिदाबाद में हुए दंगे में टीएमसी नेता महबूब आलम का हाथ था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि टीएमसी नेताओं पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आइए आपको सुनवाते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग पैनल ने धजिया उड़ा दी है, पूरा पर्दाफाश कर दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार का। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर जो दंगे हुए वो ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनाइज थे, स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड थे। चुन चुनकर टारगेटिंग हिंदुओं की गई और महबूब आलम टीएमसी के एक नेता उसको लीड कर रहे थे। पुलिस इनएक्टिव थी। कितने घर जलाए गए पर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। आउटसाइडर थियरी दी जा रही थी ममता बनर्जी के द्वारा, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और एक बात स्पष्ट है कि उनके कितने नेता दंगाइयों को बचा रहे थे, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही साथ उन्होंने टीएमसी का मतलब तुष्टीकरण मुझे चाहिए ये बताते हुए कहा कि दंगाइयों का साथ टीएमसी को पसंद है।
ममता बनर्जी स्वयं मुस्लिम क्लेरिक से तो मिलने पहले दिन चली गई और दास परिवार से मिलने 25 दिन लग गए, और वहां पर भी किस प्रकार से दंगाई बचाओ आंदोलन चला। तो टीएमसी का मतलब है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और मां माटी मानुष नहीं, मुस्लिम 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 अपीजमेंट में अब दंगाइयों का साथ भी टीएमसी को पसंद है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रसन्नजीत बख्शी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रसन्नजीत, बहुत कुछ कह रही है ये रिपोर्ट, राजनीतिक हस्तियों की संलिप्तता, टीएमसी के लोगों की संलिप्तता इसमें, दंगाई उत्पात मचाते रहे और पार्षद और सांसद जो टीएमसी के लोग हैं वो चुप बैठे रहे, देखते रहे, तमाशबीन बने रहे। हाँ साला, हम जब इसके बारे में रिपोर्टिंग कर रहे थे घटना के समय, तब बार बार ये जिक्र किया था हमने, महबूब आलम का नाम नहीं लिया था हमने, क्योंकि उस वक्त वैसा कुछ पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो अब ये सरकारी रिकॉर्ड हो गया है। हाईकोर्ट के सामने हाईकोर्ट की बनाया हुआ जो कमेटी है, उनका जो रिपोर्ट है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ऐसा रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट के ऊपर कोई सवाल उठाना मुश्किल है। तो यहाँ पे महबूब आलम की नाम लिया गया, यहाँ पे वहाँ जो स्थानीय विधायक है उनका भी जो वहाँ पे भूमिका है, इसके बारे में भी सवाल उठाया गया। और जिस तरह से पुलिस को वहाँ पे पूरी तरह से चुप रहने के लिए कहा गया था, और बाद में इसी बारे में सफाई देने की कोशिश की बंगाल की डीजीपी राजीव कुमार ने, ये सब के बारे में हमने डीडी न्यूज पर बारी बारी में चर्चा किया है। आज उसी का माने हम ये कहना चाहेंगे कि उसी के ऊपर मोहर लगाया गया हाईकोर्ट की तरफ से, ये जो कमेटी है उसके रिपोर्ट में। देखिए यहाँ पे ये जो पहले मालदा की मोथाबाड़ी में, बाद में मुर्शिदाबाद की, ये सारे जगह पर, धुलियान पे, सूती, शमशेरगंज, ये सब जगह पे एक सोची समझी साजिश की तरह इस तरह की आक्रमण किया गया था। एक बहाना था वाकफ की, ये जो संशोधित कानून है, इस बहाने से वहां पे जो बचा कुचा 10-15% हिंदू था, इस 10-15% हिंदुओं को वहां से हटाकर उस जगह को मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मुस्लिम कम्युनिटी करना, ये पूरी तरह से एक साजिश है। और सिर्फ वहां पे नहीं, मालदा मुर्शिदाबाद के बाद बाकी जगह पे भी 2 दिन पहले मालदा की दूसरे एक जगह पे भी ऐसे घटना की साक्षी हम रहे हैं। तो एक तरह से तृणमूल कांग्रेस जिस तरह पूरी इस तरह की एक मैं कहूंगा कि एक तरफा दंगा की पूरी तरह से यहाँ पे स्पॉन्सर किया जा रहा है, वो काफी दुखद है। और इसी को साफ साफ अपने रिपोर्ट में कोर्ट की तरफ से जो बनाया गया कमेटी है, उन्होंने बता दिया है। साइला, और बिल्कुल पुलिस की निष्क्रियता जिस तरह से देखने को मिली, इस जो रिपोर्ट में पुलिस की निष्क्रियता का जिक्र किया गया है, लोग कॉल लगाते रहे लेकिन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला। और बेतबोना गांव में 113 घर जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, रहने के लायक नहीं बचे हैं। निवासियों को आग बुझाने से रोकने को लेकर जानबूझकर पानी के कनेक्शन काट दिए गए। कितना दुखदाई है ये सब, सुनकर भी अफसोस लगता है। पहले देखिए, जितने जितने खतरनाक काम हो सकता है, जितने जितने इनह्यूमन काम हो सकता है, उतना ही किया गया है। अगर हमारे दर्शकों को याद है कि हमने बताया कि पुलिस ने पत्रकारों को अंदर जाने से रोका। हमको पता था कि वहां पे हरगोविंद दास और चंदन दास को मारा गया है बेरहमी से, हमको पता था, हम जैसे पत्रकारों को पता था, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि पुलिस की तरफ से जानबूझ के खबर को दबाने की कोशिश किया गया। जब आखिर में दबा नहीं पाए तब बताया गया। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है, ममता बनर्जी कितनी खतरनाक खेल खेल रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि बाहर से लोग आके ये सब कुछ काम करके गया है। बाहर से मतलब पहले उन्होंने बिहार झारखंड का जिक्र करने की कोशिश की, उसके बाद सीधा इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश में चले गए। उनका आरोप यह था कि बीएसएफ की तरफ से, जो बीएसएफ सरहद पर रहकर हमें सुरक्षा दी है पिछले कई दिनों से, हमको पता है बीएसएफ की भूमिका के बारे में उत्तरी भारत में और पश्चिम भारत में। तो इस बीएसएफ के ऊपर आरोप लगाई ममता बनर्जी कि बीएसएफ ने गोली चलाया, इसीलिए वहां पे हिंसा भड़क गया। बीएसएफ ने बांग्लादेश के बीजेपी के कहने पर बांग्लादेश से उपद्रवियों को लाकर फिर वहां पे ये सब कुछ किया है। तो ममता बनर्जी मतलब इस तरह के आरोप लगाते इंटरनेशनल लेवल पर चली गई। लेकिन आज बिल्कुल, लेकिन प्रसन्नजीत, अब जब ये रिपोर्ट सामने आ गई है तो अब क्या
कुछ जवाब देंगी ममता बनर्जी? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी के इससे कुछ लेना देना नहीं है। फिलहाल वो बंगाल की नॉर्थ की तरफ है, मतलब सिलीगुड़ी में है। ममता बनर्जी उस समय पे आरोप लगाया था, अब इसको कहेंगे कि ये रिपोर्ट, जो उनका एटीट्यूड है, उससे पता है कि ये रिपोर्ट भी फर्जी है, ये कह देंगे। और वो शायद ये कह देंगे कि इस रिपोर्ट को मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मानते नहीं है, वो किसी कोर्ट का फैसला मानते नहीं है, और इस तरह की रिपोर्ट को तो मानेंगे ही नहीं। मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख पाता हूं कि ममता बनर्जी कहेंगे कि इस तरह की रिपोर्ट झूठी है, इसको बनावटी रिपोर्ट है, इसके ऊपर बीजेपी का दबाव है, ये रिपोर्ट मैं मानता नहीं हूं। साइला, चलिए आगे भी आपसे संपर्क करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर, ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें खास तौर पर तृणमूल कांग्रेस के वहां के जो पार्षद है, सांसद है, उनकी संलिप्तता साफ नजर आती है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, मोदी सरकार की पहल पर बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल मित्र देशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने वाले हैं और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला एक दल आज से विदेश दौरे पर निकलेगा। श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला यह दल संयुक्त अरब अमीरात, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य सिएरा लियोन और लाइबेरिया जाएगा। सबसे पहले यह दल संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेगा, जिसके बाद 24 मई को कांगो पहुंचेगा, 28 मई को सिएरा लियोन की यात्रा करेगा और अंत में 31 मई को लाइबेरिया में पहुंचेगा। और इसी क्रम में आने वाले दिनों में अन्य दल भी विभिन्न देशों की यात्रा करेंगे। ये दल दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को संरक्षण दे रही है, तो वहां की सेना भी इस काम में लिप्त है। विदेश दौरे पर निकलने से पहले सभी 7 प्रतिनिधिमंडलों को विदेश सचिव ने सांसदों को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की करतूतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून पर फिर से सुनवाई होगी। अदालत में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। मामले में पीठ आज केंद्र सरकार का पक्ष सुनेगी। कल मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने कहा कि इस कानून पर रोक लगाने के लिए मजबूत मामला पेश करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों में तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि उनमें स्पष्ट रूप से असंवैधानिकता साबित न हो जाए। याचिकाकर्ताओं ने शुरुआती दलीलों में अदालत से नए प्रावधानों के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया। उनका तर्क है कि कानून मौलिक धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि सुनवाई को 3 चिन्हित मुद्दों तक सीमित रखा जाए। इन मुद्दों में अदालत द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार भी शामिल है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी आपत्ति पूरे कानून पर है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास दूसरे मुद्दों पर जवाब नहीं है, लेकिन नए मुद्दे उठाना कोर्ट के साथ सही नहीं है। कपिल सिब्बल ने यह भी दावा किया कि नए कानून में पुरातात्विक इमारतों का वक्फ का दर्जा भी खत्म हो जाएगा, वहां पर लोग धार्मिक गतिविधि नहीं कर सकेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे गलत बताया। और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट चौथी सुनवाई करेगा। इससे पहले 8 मई को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने 2 मई को गांधी परिवार के साथ थे सुमन दुबे और यंग इंडियन डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किया था। नेशनल हेराल्ड केस 2012 से चल रहा है, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। साल 2014 अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 6 को समन भेजा था। साल 2022 में इस मामले में ईडी की ओर से पूछताछ शुरू की गई थी। अप्रैल 2025 में ईडी ने 661 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का नोटिस जारी किया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India.
led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities. 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DT न्यूज। आपको बता दें, भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा माना जाता है और रेलवे स्टेशन किसी भी शहर की पहचान का केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमृत काल में तेज विकास की दिशा पकड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को वर्चुअल माध्यम से देश भर के जिन 103 रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का उझानी रेलवे स्टेशन भी इसी योजना के तहत आधुनिक तरीके से बनकर तैयार हो गया है। उझानी स्टेशन अब नए लुक में आने वाले यात्रियों को लुभा रहा है। इसके साथ ही यहां आने वाले यात्रियों को अब बेहतर सुविधाएं भी मिल सकें, इसके लिए यात्रियों को दी जाने वाली अत्याधुनिक सुविधाओं में विस्तार किया गया है। यात्रियों को पार्किंग से लेकर टॉयलेट के लिए दी गई अच्छी सुविधाएं यहां पर दी गई हैं। करीब लगभग 3.60 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन के कायाकल्प किया गया है। सुविधा विस्तार का काम पिछले साल शुरू किया गया था। पूर्वोत्तर रेलवे के इस स्टेशन के मुख्य भवन को भी फिर से बनाया गया है। प्लेटफॉर्म पर स्टील की बेंच, प्रतीक्षालय और टिकट आरक्षण भवन बनाए गए हैं। स्टील के वाटर बूथ और प्लेटफॉर्म पर बोगी संकेतक भी लगाए गए हैं। सफाई बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, देखने दाखने में बहुत फिट फाट है और ट्रेनों का भी बहुत सुधार हुआ है। अच्छी बैठने की जगह है, पंखा वगैरह लगे हैं। लाइन में लगना पड़ता था, अब ऑनलाइन सिस्टम है। बैठने की जगह नहीं थी पहले, और सफाई भी काफी हो चुकी है। पहले से बहुत अधिक हुआ है। मतलब क्या बदलाव हुआ? यहाँ पर पानी ठंडा है, बैठने की हवा, कुर्सी बढ़िया है। टिकट में लाइन लगती वो नहीं लग रही है। पहले से यहाँ काफी बदलाव हुआ है। यहाँ पहले लाइन लगती थी टिकट के लिए, वो भी लाइन भी नहीं लगती, ऑनलाइन भी टिकट होता है। और फिर पानी भी यहाँ से ही ठंडा मिलता है और यहाँ की कंडीशन सही हो चुकी काफी से, पहले से काफी बदलाव हुआ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वाराणसी मंडल के थावे जंक्शन को भी विकसित और उच्चीकृत किया गया है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। मैं इस समय थावे जंक्शन पे खड़ा हूं। इसकी जो सजावट है, सजावट किया गया है, इसको आप देख सकते हैं कि शक्तिपीठ, जो यहाँ की प्रसिद्ध शक्तिपीठ है माँ काली की, उसके लिहाज से की गई है। जो अमृत भारत स्टेशन योजना है उसके तहत यहाँ पे विकास कार्य किए गए हैं। पहले से ज्यादा फैसिलिटी हो गया है, साफ सफाई से लेकर ट्रेन की सुविधा तक। आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म है, उच्चीकृत किया गया है। शेड है जो इसी योजना के तहत बनाया गया है, ये शेड भी बनाया गया है। एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही इस तरह की जो सजावट की गई है, जिससे आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का सपना है, जो सोच है कि विकास के साथ विरासत भी, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही जो हमारी परंपरा है, वो परंपरा के रूप में शक्तिपीठ की चित्र यहाँ पे बने हुए हैं, सजाए गए हैं। और जो विकास रेलवे कर रहा है वो योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसके तहत यहाँ पर तरह तरह के जो निर्माण कार्य हुए हैं और विकास कार्य हो रहे हैं। इसका प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे 22 मई को देश के कई स्टेशनों का, जिनको अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उच्चीकृत और विकसित किया गया है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, थावे जंक्शन। इसके साथ ही हमारे संवाददाता ने वाराणसी मंडल के सुरेमनपुर में स्थित एक रेलवे स्टेशन का भी जायजा लिया। इस स्टेशन का भी इस योजना के तहत कायाकल्प किया गया है। यहाँ पर यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरेमनपुर स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस स्टेशन का भी विकास किया गया है, उच्चीकृत किया गया है। पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 पर जाने में सुविधा हो,
प्रतीक्षालय यानी वेटिंग हॉल बनाए गए हैं, विशिष्ट कक्ष बनाए गए हैं, जो वीआईपी लाउंज की लोगों को सुविधा हो, पैसेंजर्स को अगर ट्रेन आती है, देर होता है तो या पहले पहुंच जाते हैं तो उसमें विश्राम कर सकें। कुछ यात्री यहां पर हैं जिनसे हम चर्चा करते हैं कि किस तरह की सुविधाएं उच्चीकृत की गई हैं। सुविधा बढ़िया हो गया है अब पहले से, और फ्लाईओवर से पहले तो इस तरह जाना पड़ता था, ऐसे खतरा रहता था। अब फ्लाईओवर से जाते हैं हम, लिफ्ट भी ठीक है। यहाँ वेटिंग हॉल है, जो मतलब यात्री आते हैं तो अच्छे से वहाँ पे रुकते हैं, वॉशरूम है, टॉयलेट है, और जो टिकट का विंडो है वो उसका स्पेस ज़्यादा हो गया है, जिससे हम लोग को टिकट लेने में सुविधा प्राप्त होती है। लेकिन जो बाकी सुविधाएं हैं जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत की जा रही हैं, उनका लाभ पैसेंजर्स को दिखाई दे रहा है। और 22 मई को प्रधानमंत्री जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उच्चीकृत किए गए हैं, विकसित किए गए हैं स्टेशन, उनका लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, सूर्यमनपुर। और इस योजना के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेलवे के नरसिंहपुर जिले के श्रीधाम रेलवे स्टेशन को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे इस कायाकल्प में प्रथम चरण के तहत 10 करोड़ रुपए से प्लेटफॉर्म ऊंचे करने, टिकट काउंटर, पार्किंग एरिया के विस्तार और सौंदर्यीकरण जैसे कार्य पूरे हो चुके हैं। यात्री सुविधाओं में LCD डिस्प्ले, CCTV कैमरे और अन्य आधुनिक संसाधनों का समावेश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को इस नव विकसित स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। क्षेत्र के यात्रियों में स्टेशन के नए स्वरूप को लेकर काफी उत्साह है और वे केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं। 24 करोड़ के आसपास लगभग इस स्टेशन को सैंक्शन किया गया है, जिसमें 10 करोड़ के आसपास का कार्य हो चुका है, जिसका फर्स्ट उद्घाटन कार्यक्रम 22 तारीख को है। स्टेशन में सबसे पहले तो पब्लिक को चढ़ने उतरने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत नीचे थे, जिनको ऊपर उठाया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 3, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1 को हाइट दी गई है और उनमें टाइल्स वगैरह लगा के नल है, पानी की व्यवस्था, शेड, छाए की व्यवस्था। पुराने 2 थे, उनमें 4 और बड़े बड़े बढ़ाए गए और साथ में रिटायनिंग रूम को भी सुधारा गया है, नया किया गया है। और जो जनरल वेटिंग हॉल था उसको भी नए स्वरूप दिया गया है। पहले के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पहले काफ़ी यहाँ पे समस्या थी, अब यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं हो चुकी हैं, AC हॉल बन चुके हैं, पानी की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा साथ ही जो रेल यात्री यहाँ पे सुविधाएं चाह रहे थे, टिकट काउंटर है, स्टैंड है, CCTV कैमरे हैं, LED वगैरह हैं, ये सब आधुनिक जो सुविधाएं होनी थी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो गई हैं। बहुत सुविधाएं बढ़ गई हैं। जैसे पहले डिस्प्ले बोर्ड नहीं थे तो वो लोग परेशान होते थे, लेकिन अब डिस्प्ले बोर्ड लग गए हैं और दूसरी व्यवस्थाएं भी काफ़ी हो गई हैं। सौंदर्य की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रीधाम स्टेशन का कायाकल्प मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अभी प्रथम चरण का कार्य देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ के सभी लोग। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र में अगले 4 दिन तक गरज के साथ साथ तेज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, नासिक और पुणे सहित महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों के लिए अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा जैसे तटीय क्षेत्रों के साथ ही असम में अगले 2-3 दिन भारी बारिश की आशंका है। गुजरात के राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अमरेली, वलसाड, डांग में भी मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बांकुरा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर में भी तेज बारिश के साथ साथ बिजली गिरने और तूफानी हवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बताई गई है। एक और जहां पर देश के कई एक हिस्सों में मानसून का असर दिखाई देने लगा है, तो वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में रात के वक्त भी गर्म हवाएं लोगों को खासी परेशान कर रही हैं। खास तौर पर राजस्थान की बात की जाए तो राज्य के 14 शहर में भीषण हीट वेव चलने की आशंका को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानियों की माने तो अगले 3 से 4 दिन
और हीट वेव से राहत मिलने की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। राजस्थान के गंगानगर में सर्वाधिक तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी तापमान 46 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ। हरियाणा में भी तापमान 44 डिग्री से अधिक बना हुआ है। साथ साथ मध्य प्रदेश के कई एक जिलों में तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच दर्ज हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे न्यूज पंच। मेरी सहयोगी कृतिका के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।